हो गया ना शुरू? हाँ हो गया। ओके, चेक। Okay, so I think I am live. Am I audible and visible? Yes. So very good afternoon to all of you all. How are you all? Good afternoon, Roshni. Good afternoon, Mrudula. Good afternoon, Kinjal. Good afternoon, Vanchika. Good afternoon, Gianna. Good afternoon, Aditya, Mahima, Nikita, Palak, Radhika. So nice to see you all. Good afternoon, Anjali. क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? चलो, तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं. सो आई थिंक आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल. सब कुछ सही जा रहा है क्लास की. चलो शुरुआत करते हैं. आप लोग सब जानते हो हमने हमारे सिलेबस की पहले एक्ट की शुरुआत कल की थी, which was the Indian Contract Act 1872. You all know सारे बेसिक प्रिंसिपल्स जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमारे ऑलरेडी कवर हो गए थे फाउंडेशन लेवल पे, और अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं सीए इंटर में. आई एम गुड, थैंक यू सो मच सुरुचि एंड गिरीश. आई एम गुड, थैंक यू. आई होप यू ऑल आर गुड टू. थैंक यू आदित्य. आदित्य कह रहा है मैम आपसे ही फाउंडेशन में लॉ की पढ़ाई की थी, सब कुछ क्लियर हो गया था, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो. थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच. चलो शुरू करते हैं. तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को? मैं यही चीज आपको बता रही थी. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो आप लोगों ने किए थे सीए फाउंडेशन में, ठीक है. और सीए इंटर में अब आप लोग करने वाले हो 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. कौन से है 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स? किसी को कुछ याद है कल का डिस्कशन? क्या आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो व्हाट आर द 5 काइंड्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स that we will be learning in CA intermediate curriculum? हेलो श्रावण. ओके, करण कह रहा है बेलमेंट, बट बेलमेंट के अलावा भी बहुत है. किंजल कहती है इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट एंड एजेंसी. आप एक को भूल गए हो. सृष्टि ने भी कहा है इंडेमनिटी गारंटी प्लेज एजेंसी. सृष्टि ने भी एक को मिस कर दिया है. हु इज द स्टूडेंट जिसने पांचों भी पॉइंट्स को कवर किया है? वेरी गुड. तुषार इज द स्टूडेंट जिसने सबसे पहले पांचों भी टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को जवाब दिया है. इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, ये 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है जो हम लोग करने वाले हैं इन सीए इंटर. जिसमें से पहला टाइप का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर ली है. क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? क्या तुम्हें याद है? कल हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देखा था जहां पे मैंने आपको टाइटैनिक की शिप डूब रही थी उसके बारे में आपको बताया था. एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दैट दिस शिप वाज इंश्योर्ड. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नथिंग बट इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में? इंडेमनिटी में one party promises the other to make good the losses. One party promises the other to make good the losses. Losses क्या होना ही है? नहीं. Losses हो भी सकता है, losses नहीं भी हो सकता है. But कल जाके अगर नुकसान हुआ then the promisor will make good the losses. This is what is given in a contract of indemnity. कितनी पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? सिर्फ कितनी पार्टीज होती है उतना ही नहीं, आपको यह भी बताना है कि ये दोनों भी पार्टीज का नाम क्या है. लेट मी चेक इट आउट. हु इज गिविंग मी द करेक्ट आंसर सबसे पहले? ठीक है,
ब्रोकलिन गेमर्स ने सही जवाब दिया है, निराली, किंजल, सृष्टि, सानिध्य एंड तुषार, पलक, सब लोगों ने जवाब दिया है। बट कौन कौन है ये दो पार्टीज? वेरी गुड। महिमा कहती है मैम दो पार्टीज होती हैं इंडेमनिटी में, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। वेरी गुड साहू, वेरी गुड साहू। साहू कहता है या कहती है, शोभना साहू सरनेम है, सॉरी, दो पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। क्या बात है, आप सब लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। जेड, सैम, अरुण, जानवी, रहीद, बादल, निराली, हर्षल, रोशनी, रिया, गुलशन, लोकेश, every one of you all have given me the correct answer, and that is there are two parties in a contract of indemnity. Indemnifier, indemnified. जो पर्सन प्रॉमिस दे रहा है उसे कहते हैं एज द इंडेमनीफायर, और जिसे प्रॉमिस दिया जा रहा है उसे कहते हैं एज द इंडेमनीफाइड। द प्रॉमिस इज टू मेक गुड द लॉसेस। लॉसेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर लॉस हुआ देन आई विल मेक गुड द लॉसेस। सो बेसिकली such a contract of indemnity is a contingent contract. The performance of the contract is dependent upon the happening or the non-happening of a future uncertain event, is known as a contingent contract. Okay, तो losses अगर हुआ तो आई विल मेक गुड द लॉसेस, बट ऐसा भी हो सकता है कि लॉसेस नहीं हुआ है, तो अगर लॉस नहीं हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गोइंग टू बी एनफोर्सेबल, एंड ऑब्वियसली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जब मैं कहती हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, all the essentials of a valid contract will obviously be present over here also. उसके साथ साथ my dear friends, any act of God की वजह से अगर losses हुए हैं, then such losses will not be covered in a contract of indemnity. So basically only those losses which are caused either by the act of the promisor or by the conduct of any other person are covered in a contract of indemnity. Okay, कल हमने कुछ चीजें रीड भी की थी, बट मैंने आपको कहा था कुछ 10 से 15 मिनट बचा हुआ है इंडेमनिटी का पढ़ाने के लिए, after which today we will be starting with the second type of special contract, which is the contract of guarantee. Okay, वापस से मैं definition read करना चाहती हूँ। definition मैं कल भी read की थी, आज भी read करने वाली हूँ, because definition you have to write in the exact language that is given in the textbook. So देखो, a contract of indemnity ये चलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अ कॉन्ट्रैक्ट, जूम करके मार्क करूं क्या? ठीक है, इतना बस है। सनी संभाले अपने आप को। है ना? तो सुनो मेरी बात। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. जो पर्सन प्रॉमिस दे रहा है उसे कहते हैं इंडेमनीफायर, और जिसे प्रॉमिस दिया जा रहा है उसे कहते हैं एज द इंडेमनीफाइड। ये सारी चीजें हमारी कल डिस्कस हो चुकी है। ओके, साथ साथ में हमने ये भी देखा है, this promise is to make good the losses. The promise is to make good the losses. अगर नुकसान हुआ तो ही obviously I will make good the losses. But it may happen, it may not happen. अगर losses नहीं हुआ, the contract is not enforceable. And this loss is going to cover only those losses which are caused either by the conduct of the promisor or by the conduct of any other person. It's not going to cover the losses which are caused by an act of God or some natural calamity. Getting this or no, my dear friends? Yes.
अब मैं आई हूं यहां पे आपके वॉल्यूम नंबर 2 का पहला चैप्टर जो है, एक्चुअली वॉल्यूम नंबर 2 इज माय अदर लॉ की बुक्स. ओके okay what I'll do is after the class gets over I'll just upload the soft copy of the notes. Okay, currently what you can do is Mohammed, what you can do is आप इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है वो रेफर कर सकते हो. ओके क्लास के बाद अब मैं शेयर करूंगी, अभी तो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज द लेक्चर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. बट व्हाट यू कैन डू इज you can always use the institute's material. Okay, the content is the same. ठीक है. Arun, my lecture is not buffering. The screen is on with me also. I think there is some connectivity issue from your end. Okay, so please check the connectivity at your end. Everything is fine from my side. तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या हुआ है, हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं. जब मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूं, आप लोग जानते हो है ना, क्या जानते हो आप लोग, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनना हो इट कैन ईदर बी फॉर्म्ड एक्सप्रेसली और इन एन इंप्लाइड मैनर. एक्सप्रेस मतलब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. जब मैं एक्सप्रेस की बात करती हूं, ऑब्वियसली इट कैन ईदर बी एग्जीक्यूटेड ओरली और इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग. इट कैन ईदर बी एग्जीक्यूटेड ओरली or it can be executed in writing. बट बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे हम लोग कुछ कहते नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है, ये बात समझ में आ जाती है ना. बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा, आपने कुछ कहा नहीं बट आपकी बातें समझी गई है. सो ये कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी होता है और यहां पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कर रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को प्लीज कंट्रोल कीजिए. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंप्लाइड मोड ऑफ क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज इंडेमनिटी यार? फाइनली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. बादल मिश्रा कह रहा है मैम ये केस बहुत डेंजरस हो जाता है जहां पे बातें समझी जाती है. सो इट्स बेटर कि हम कह ही दे, चाहे ओरली हो या चिट्ठी लिखकर कह देना, वो बेटर है. बट समझने वाली बात बाद में डेंजर में ला सकता है. सो आई थिंक उसकी आप बीती है, उसका एक्सपीरियंस है जिससे वो कंक्लूजन पे आया है. बट इस बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, बट आज नहीं, बाद में कभी, बादल, है ना. चलो आ जाइए. सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity. Obviously it's a contract. Because it's a contract, it may be either executed expressly or it may be expressed in an implied manner. Okay, a contract of indemnity is said to be express when a person expressly promises to compensate the other for the losses. देखो जब मैंने आपको कहा ना express मतलब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. This can be done either orally or in writing. And when is it implied? When is it implied? It is implied when it is inferred from the conduct of the parties. आपकी हरकतों से अब हमें समझ में आया है, क्या आया है हमें समझ में आपकी हरकतों से, that you have entered into a contract of indemnity. Okay, a contract of indemnity is like any other contract and must fulfill all the essentials of a valid contract. वो तो मैं आपको कल से ही बोल रही हूँ. What are we doing? We are finally studying the remaining sections of the Indian Contract Act. Isha, Isha, please don't cry. And marriage is not the end of everything, okay? In fact, it is the beginning of many things. So please be positive relating to your marriage. And obviously, you can continue pursuing the CA course even after you get married. Even many of my friends got married at an early age and they completed the course after they got married. तो ऐसा नहीं होता है कि शादी के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है ना. प्लीज डोंट क्राई एंड एंजॉय योर वेडिंग डे. यार आप बोल रहे हो कि आपकी शादी परसों हो रही है, आप ऐसे बिहेव करोगे तो अच्छा नहीं है ना बेटा, है ना. आपको पता है CA फाउंडेशन की मेरी एक रैंकर है, आप लोग सब जानते होंगे, उनका इंटरव्यू भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था. रेखा सुतार,
even Rekha Sutar, she got married after her CA inter, but still she pursued CA. एंड अब उसका अटेम्प्ट जो था उसने सीए फाइनल का अभी दिया है, जिसके रिजल्ट्स जो है वो अवेटिंग है. सो जरूरी थोड़ी ना होता है कि शादी हो गई मतलब अब सीए परस्यू नहीं कर सकते हो. डोंट वरी यार, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग. अगर आप ही स्ट्रांग नहीं रहोगे तो फिर हाउ विल यू फाइट फॉर द थिंग्स दैट यू वांट? दैट्स नेवर गोना हैपन इन योर लाइफ. तो आपको पहले खुद स्ट्रांग होना है, सेटल, enjoy your day, enjoy your wedding, है ना. इट्स अ बिग डे फॉर यू एंड देन वी कैन थिंक ऑफ परस्यूइंग एंड कंटिन्यूइंग द सीए कोर्स. ऐसा रोते नहीं है बेटा, है ना. अच्छे बच्चे हो ना आप, रो मत बेटा, स्माइल करो. और मैं कहीं पे भी नहीं हूं बेटा, मैं इधर ही हूं. ऐसा थोड़ी ना आप ऐसे बोल रहे हो कि ये आखिरी लेक्चर, ऐसा बोलो मत, बहुत अजीब लगता है ऐसे जब आप बोलते हो तो, है ना. And my videos will always be there for you, don't worry. Even if you are not pursuing CA course, मेरे inspirational, motivational stories, videos आते ही रहेंगे, है ना. So we will always be connected to each other, don't worry. चलो आ जाओ. Yes, be happy, okay? Keep smiling. What is finally important is that you should be happy mentally, physically and emotionally. सीए हुआ भी है नहीं भी हुआ, इट्स नॉट अ बिग डील. हाँ, हो जाता है, इट्स वंडरफुल, नथिंग लाइक दैट. बट अगर आप सीए बन के भी खुश नहीं रहते हो, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू बी हैप्पी. सेकेंडरी इज मेरे को करियर मिलेगा, मेरे को डिग्री मिलेगी, मेरे को पैसा मिलेगा, वो सब बाद की बात है. पहले आप खुद खुश रहो, नहीं तो आपको सब कुछ भी मिल जाएगा फिर भी आप खुश नहीं रहोगे, है ना. चलो आ जाओ. So yes, the parties must fulfill all the essentials of a valid contract. Okay, so obviously there should be a valid offer, there should be a valid acceptance, there should be an intention to create a legal obligation. This is nothing but it is a definition of a contract. An agreement enforceable by law. Agreement क्या होता है? Offer plus acceptance is an agreement. An agreement enforceable by law मतलब intention होना चाहिए to create a legal obligation is nothing but it is a contract. Along with that obviously consideration होना जरूरी है. Consideration lawful भी होना जरूरी है. Parties should have the capacity to enter into a contract. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि parties में capacity कब होती है contract enter करने की? 3 चीजें होना जरूरी है. You should be a major, sound mind and not disqualified by law. कंसेंट फ्री होना चाहिए. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को याद है आपके फाउंडेशन का कुछ सिलेबस कब माना जाएगा कि कंसेंट फ्री होता है? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, misrepresentation and mistake. Along with that, obviously, your object also has to be lawful. It should not be expressly declared to be void. ये सारी चीजें अगर है आपके अग्रीमेंट के टर्म्स जो है, they should not be vague or they should not be uncertain. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है तो फिर वो लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरा करना जरूरी है, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होना चाहिए. एंड ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी एन इम्पॉसिबल एक्ट. कल जाके अगर मैं आपके साथ कोई अग्रीमेंट एंटर करती हूँ, आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज इफ यू मेक दिस डेड पर्सन अलाइव, ये अग्रीमेंट ही रह जाएगा, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म दिस act. Getting this or no, my dear friends? So basically what is this? This is nothing but this is section number 10 of the Contract Act, essentials of a valid contract. अब आप बोलोगे ये यहाँ पे क्यों है? ये यहाँ पे इसीलिए है because indemnity is nothing but it is a contract of indemnity. So all the essentials of a valid contract should also be present over here. थोड़ा सा check मैं आप लोगों का लेना चाहती हूँ to see how much you all are thorough with the foundation syllabus. क्या आप लोग मुझे consideration का Latin word बता सकते हो? Can you all tell me the Latin word for consideration? बोलो चलो. And what is the meaning of that Latin word? Come on, let me see. सबसे पहले किससे सबसे सही जवाब दिया है? बोलो. So very good. अलीशा, विशेष, हितेश, खुशी, निराली
और अमन, ये 4-5 बच्चे थे जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया है. सार्थक ने कंप्लीट जवाब दिया है. सार्थक मिश्रा, वेरी गुड. कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्लो, विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न. क्या बात है यार, वेरी गुड, होशियार बच्चे हो आप लोग. सो यस, ये पीपीटी कल मैंने आपको दिखाया भी था, एंड ऑल दीज पीपीटीज विल बी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स. सो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन conceptual clarity and learning part and less on the writing of these PPTs and example part, because what is finally important is we should understand what we are learning, we should learn what we have understood, and we should be able to express the above too, है ना? Yes, I wish you all the luck for the results of foundation, and I hope you all clear the examination, and formally you all join my class for CA Inter, है ना? तो सुनो ना मेरी बात. राइट्स क्या क्या होते हैं? राइट्स कौन से होते हैं हमारे इंडेमनीफायर के अगेंस्ट द इंडेमनीफाइड. सबसे पहला राइट जो है आप लोग जानते हो, एंड दैट इज टू मेक गुड द लॉसेस. सो लुक, all the damages which he may have been compelled to pay in a suit. So basically the cost of suit. Suit means a case. जिनको suit का मतलब नहीं पता है, basically a case that you're filing in respect of any matter to which the promise to indemnify applies. ओके, तो सपोज कल जाके अगर ऐसा होता है कि आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया और बम्पर उड़ गया, एंड देन यू टोल्ड द इंश्योरेंस कंपनी के प्लीज मेक गुड द लॉसेस, और उस बीच में क्या होता है, कंपनी आपको कहती है यू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट अदर पर्सन जिसने आपकी गाड़ी ठोकी है, उसकी गलती है, आप तो सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो कर रहे थे, सो वी विल फाइल अ केस अगेंस्ट दैट कंपनी. तो कल जाके अगर आपने केस फाइल किया भी है, उनके बोलने पे आप वो केस का पैसा रिकवर कर सकते हो. अगर केस फाइल करते वक्त इफ यू आर कंपेल्ड टू पे समथिंग, द अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, दिस ऑल्सो यू कैन आस्क फ्रॉम द अदर पार्टी. एंड ऑब्वियसली सबसे प्राइमरी प्रॉमिस वो ये है दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिकवर ऑल द लॉसेस. इसी का तो प्रॉमिस दिया है ना, जो प्राइमरी प्रॉमिस है. ये दोनों चीजें तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? सो देखो, देर आर थ्री थिंग्स that the indemnifier can recover from the indemnified. There are three things that the indemnifier can recover from the indemnified. Which are these three things? 1, amount of losses, cost of suit, and amount of compromise. कौन सी तीन चीजें बता सकते हो? कौन सी तीन चीजें क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? Three things that the indemnifier can recover from the indemnified. तीनों बातें प्लीज बोलो तो. अमाउंट ऑफ लॉसेस, अगर लॉस हुआ वी विल मेक गुड द लॉसेस. लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर नहीं हुआ तो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल, बट अगर लॉस हुआ वी कैन मेक गुड द लॉसेस. कॉस्ट ऑफ सूट, just in case if a case is filed, and अगर केस के दौरान अगर कुछ हमें सेटलमेंट का पैसा देना पड़ा, वो पैसा भी हम रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द इंडेमनीफाइड. अमाउंट ऑफ लॉसेस, cost of suit, and the amount of compromise. But look, let me tell you one more time and for the last time, second और third point अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो ही आप रिकवर कर सकते हो, नहीं तो फिर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज का अधिकार देता है, एंड दैट इज टू रिकवर द अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट द इंडेमनीफायर हैज सफर्ड. गेटिंग दिस और नो? ऐसे करके हमारा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है.
सो देखो, I'll just read this point, okay, so that there is more clarity. In a contract of indemnity, the promisee, that is the indemnity holder, okay, acting within the scope of his authority, is entitled to recover from the promissor, that is from the indemnifier, the following rights. All the damages which he may be compelled to pay in any suit, or all the cost that he may be compelled to pay in bringing or defending the suit, or all the sums which he may have paid under the terms of any compromise of the suit. Okay. देखो, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, यहां पे लिखा हुआ है, देखो, A promises to compensate X for any loss that he may suffer by filing a suit against Y. So basically, X Y के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता है और A X को कहता है, हे X, यू फाइल अ केस अगेंस्ट Y. कुछ भी लॉस अगर तूने सफर किया, आई विल मेक गुड द लॉसेस. देखो फिर क्या हुआ, कोर्ट ऑर्डर्स एक्स टू पे डैमेजेस टू वाई वर्थ ₹10,000. अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने एक्स के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया और कहा 10,000 रुपए तुझे वाई को देने पड़ेंगे. अब ये जो लॉस है जो एक्स ने सफर किया है, अब एक्स क्या कर सकता है, ए से रिकवर कर सकता है, वो ए से रिकवर कर सकता है. सो दिस वाज द एग्जाम्पल. कुछ लोग बोल रहे थे मैम इसका एग्जाम्पल दो. सो दिस इज द एग्जाम्पल दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर टेक्स्ट बुक्स. ए कह रहा है एक्स से, तू जा, बिंदास जा और वाई के अगेंस्ट केस फाइल कर. अगर तुझे कुछ नुकसान होगा, कॉम्पेंसेट करके देना मतलब मैं ये नुकसान की भरपाई तुझे करके दूंगा. अब एक्स ने केस फाइल कर दिया वाई के अगेंस्ट, देने पड़ गए ना 10,000 रुपए. अब एक्स वाई को तो 10,000 रुपए दे देगा, बट ये 10,000 रुपए वो ए से रिकवर कर सकता है. अरुण वीजी, प्लीज पे अटेंशन ऑन माय एक्सप्लेनेशन. प्लीज यहां वहां पे आपका ध्यान जो भटक रहा है उसको मत भटकने दो, ठीक है. मैं बार बार वही चीजें रिपीट नहीं कर सकती हूं मेरा बच्चा, है ना. आ जाइए. So this was all about कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ऐसे करके हमारे 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से एक टाइप का जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज इंडेमनिटी. ठीक है. मोहम्मद शबाब, आप क्या कर सकते हो, जो ये लेक्चर यूट्यूब पे हो रहा है दैट विल रिमेन फॉर एवर ऑन यूट्यूब ओनली. यू कैन वॉच द लेक्चर अगेन. आई मीन from the past or approximate 20 minutes I'm explaining the same point. अगर आप बोलोगे वापस रिपीट करो, मैं 20 minutes और इसमें नहीं डाल सकती हूं बेटा, है ना. ठीक है. अब मुझे शुरू करना है with the second kind of special contract which is known as a contract of guarantee, which is known as what? Come on, tell me. Contract of guarantee. What is a contract of guarantee? कभी किसी ने गारंटी के बारे में सुना है क्या? आप लोग आपकी अंडरस्टैंडिंग गारंटी के बारे में मुझे बता सकते हो? पहले मुझे देखने दो आपको क्या पता है गारंटी के बारे में, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी. चलो बोलो. ओके, कोई कह रहा है श्योरिटी उसमें होता है. गारंटी के बारे में एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, बिकॉज गारंटी के बारे में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फाउंडेशन में थोड़ा सा पढ़ा है. यस मैम, सुना है. 3 पार्टीज होती है, सुना है.
कुछ कुछ सुना है. पेमेंट करना ऑन बिहाफ ऑफ समवन, अगर उसने डिफॉल्ट किया. वंडरफुल हितेश, सही चीज है. ओके, वैष्णवी कह रही है किसी चीज की श्योरिटी देना. ओके, वन पार्टी गिव्स गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर. मैम आपने वो डेटर, क्रेडिटर और बैंकर का एग्जाम्पल दिया था. वंडरफुल यार, याद है यार, एकदम टैलेंटेड बैच चाहिए. ओके, या टैलेंटेड किड्स है ये, इसीलिए तो आप लोग इतने श्योर हो कि आप लोग क्लियर हो गए और आपने इंटर की क्लासेस देखना शुरू किया है. दैट्स नाइस है. जिसके थॉट्स और जिसके एक्शंस पॉजिटिव होते हैं उसके साथ जिंदगी में अच्छा होता ही है. आज नहीं तो कल अच्छा होगा ही आपके साथ. सुनो ना मेरी बात, गारंटी का एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आप सीए बन गए, ओके, एंड नाउ यू वांटेड सम लोन. से आपको आपकी प्रैक्टिस सेटअप करनी थी, तो ऑफिस रेंट पे लेना था, फर्नीचर बनवाना था, कुछ एक दो लोगों को एज ए स्टाफ अपॉइंट करना था. सो यू वांटेड मनी ना. तो आप बैंक में जाते हो और बैंकर को कहते हो देखो मैं सीए हूं और मेरी डिग्री पे आप भरोसा रखो, प्लीज मुझे लोन दो. बैंकर कहता है आपकी डिग्री पे पूरा भरोसा है, बट फिर भी किसी गारंटर को आप लाओ. चलो कल जाके सपोज कुछ भी हो गया यार, जैसे कोरोना की महामारी देखो, अच्छे अच्छे लोगों के बिजनेस ठप हो गए, तो हम रिस्क नहीं उठा सकते. वी हैव फेथ दैट यू विल डू अ गुड जॉब और आप पैसा कमाओगे, बट फिर भी एडिशनल सिक्योरिटी की तरह हम चाहते हैं आप किसी गारंटर को इंट्रोड्यूस करो. तो आप तब मेरे पास आते हो और कहते हो मैम, ओ मैम, क्या आप हमारे लिए गारंटर बनोगे? अब गारंटर बनना मतलब क्या? अब मैं बैंकर को कहूंगी, मैं बैंकर को कहूंगी, जी हां, क्या कहूंगी बैंकर को कि हे बैंकर, आप मेरी गारंटी पे इस बच्चे को लोन दे दीजिए. हे बैंकर, आप मेरी गारंटी पे इस बच्चे को लोन दे दीजिए. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मी, दिस इज यू and this is the banker. Okay, अब मैं बैंकर को कह रही हूं, हे बैंकर, आप मेरी गारंटी पे इस बच्चे को लोन दे दीजिए, से 10 लाख का लोन. कल जाके अगर इसने लोन रीपे नहीं किया तो मैं लोन को रीपे करूंगी. हाँ, एंड बाय द वे, ये सारे एग्जाम्पल्स काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है. इमोशनल होके सीरियसली मत लेना इन चीजों को, है ना. तो सुनो ना मेरी बात, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आई एम टेकिंग योर गारंटी और कह रही हूं हे बैंकर, कल जाके अगर इस बच्चे ने लोन को रीपे नहीं किया तो मैं इस लोन के अमाउंट को रीपे कर लूंगी. दिस इज नथिंग बट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेयर आई एम योर गारंटर. और कुछ बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है. गारंटर को लीगल भाषा में कहते हैं एज द श्योरिटी. आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर. नाउ आई नो दैट द लोन अमाउंट विल बी रीपेड टू द बैंकर. अगर आपने रीपे कर दिया, क्या बात है, नथिंग लाइक इट. बट अगर आपने रीपे नहीं भी किया तो भी आई विल रीपे इट टू द बैंकर. आई एम मेकिंग थिंग्स श्योर एंड दैट इज व्हाई आई एम नोन एज द श्योरिटी. दैट इज व्हाई आई एम नोन एज द व्हाट? कम ऑन टेल मी गाइज, श्योरिटी. हाँ या ना बच्चों, बोलो तो मुझे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात आप लोगों को. सो दिस इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. बट जैसे हमेशा मेरा अप्रोच था, थ्योरेटिकली तो पढ़ेंगे बट प्रैक्टिकली आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. यू ऑल नो एंड यू ऑल हैव ऑल seen and heard about a very famous person जो ये है. नाम तो सुना ही होगा, चेहरा तो आप लोगों ने देखा ही होगा. कौन है ये, बोलो मुझे. मिस्टर विजय माल्या, मिस्टर आरसीबी. ओके साहब, अच्छा विजय माल्या साहब, ओके अच्छा.
हाँ बेटा, इनको देख के आपको किंगफिशर की याद आएगी, बाकी कुछ याद नहीं आएगा आप लोगों को। गुड टाइम्स, राइट। सुनो मेरी बात। Yes, he is Vijay Mallya. And you know, Vijay Mallya's company had taken a loan from various banks. Okay. Vijay Mallya's company had taken a loan from various banks. अगर आप यहाँ पे देखोगे, I'll just zoom in this. ये ब्राउनी क्यों दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे? मुंह में पानी आ गया। देखो ना, he had taken loans from various banks, including the Punjab National Bank for 800 crores, IDBI Bank for 800 crores, Bank of India 650 crores, Bank of Baroda 550 crores, and the Central Bank of India 410 crore. Okay. So yes, all these figures, yes, Arun, are in crores. इतने पैसे उन्होंने बहुत सारे बैंक्स में से लिए थे, जिसमें से वन इज द बैंक ऑफ बड़ौदा, इक्वलेंट टू 550 करोड़ रुपीस। और जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बुक्स को एनालाइज करते हैं, यू विल नॉट बिलीव व्हाट हैड हैपेंड। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये लोन दिया था टू विजय माल्या on guarantee basis, okay, to the company of Vijay Mallya on guarantee basis. So he gave the loan to Vijay Mallya on guarantee basis, और obviously जब ये guarantee basis पे हो रहा था, इसका क्या मतलब हुआ कि कल जाके अगर विजय माल्या की कंपनी ने इसको रिपे नहीं किया, then the guarantor will repay it. But some कुछ गफला, कुछ कांड विजय माल्या ने और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल्स ने किया, और जब बुक्स फ्रीज की गई और रिकॉर्ड्स में देखा गया, सो वी अंडरस्टूड दैट द गारंटर फॉर दिस 550 करोड़ रुपीस लोन इज अ वेरी मार्जिनल फार्मर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एक फार्मर जिसकी क्या इनकम होगी यार, करोड़ रुपए उसकी जिंदगी की कमाई नहीं होगी, और उसने गारंटी दिया है फॉर द लोन दैट विजय माल्या हैज टेकन फॉर हिज कंपनी, और वो भी लोन कितने अमाउंट का, 550 रुपए का नहीं, 550 करोड़ रुपयों का। An internal inquiry by Bank of Baroda in freezing the accounts of a marginal farmer in Uttar Pradesh from being a guarantor to the 550 crore loan it gave to the tycoon Vijay Maल्या revealed that the state-run bank had mistaken the farmer to be the real guarantor who goes by the same name, and this person was the alleged guarantor to the bank for the loan that Bank of Baroda had given to Vijay Maल्या for how much? 550 crore. ये देखिए, I'll just turn on the sound. Give me a minute. ये देखिए. In a bizarre incident, a nationalized bank has frozen the account of Manmohan Singh, a farmer. A nationalized bank, which is the Bank of Baroda, has frozen the account of Manmohan Singh. Okay. Not that Manmohan Singh. Manmohan Singh, the farmer from Uttar Pradesh. सुनो मेरी बात वापस से. In a bizarre incident, a nationalized bank has frozen the account of Manmohan Singh, a farmer, for being a guarantor to liquor baron Vijay Maल्या, who is embroiled in charges of money laundering. Manmohan Singh is a farmer in Khajuria Naviram village under Bhilsara block of Pilibhit. When went to the bank to deposit money, was informed about the same. आपकी बैंक ने क्यों बंद किए खाते, पूरा मामला क्या है? So this is his person, Mr. Manmohan Singh. आप बताइए मुझे, क्या ये पर्सन 550 करोड़ का लोन का गारंटी दे सकता है? मतलब obviously there is some politics that was involved and this person was unnecessarily dragged in that. 4 लाख रुपए जमा करना है, जमा नहीं करा उन्होंने जी, क्यों जमा नहीं किए? फिर आपका खाता वहाँ आपने गारंटी ले रखी, उनकी
किंगफिशर वालों में। किंगफिशर वालों की आपने गारंटी ले रखी है, ये किसने कहा था? तो मैनेजर साहब, बैंक के मैनेजर ने हाँ कहा? जी, बैंक मैनेजर। फिर मैं जानते नहीं कौन है कौन नहीं है। आप नहीं जानते हो? नहीं जानते ना, नाम के वजह आपने किसी विजय माल्या की गारंटी नहीं ली है? नहीं जी, देखा है कभी? मैं देखा था नहीं। The branch manager of Bank of Baroda's Pilibhit branch, Mangeram, told they have got a mail from the Mumbai regional office in this regard. हमें जो है ना हमारी नरीमन पॉइंट ब्रांच से हमें मेल मिला था कि इनका नाम जो है ना किंगफिशर एयरलाइंस की बरोबर गारंटर की लिस्ट में आ रहा है, उसके हिसाब से हमने इसको फ्रीज कर दिया। जो नाम आया कहाँ से? नाम और एड्रेस? जो नाम और अकाउंट नंबर आया था जी, और बल्दियत नहीं आई? नहीं, बल्दियत नहीं। इसी बेस पे इनका खाता मनमोहन सिंह का सीज किया। आगे क्या प्रोसेस हो रही है? आगे हमने अपनी रिपोर्ट में लगा के भेजा है कि भैया इसके आगे प्रदर्शन क्या कार्रवाई है ना, वो बताइए, अवगत कराए। अभी तक हमें वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी आपकी बैंक के ग्राहक थे क्या? This bank got a mail from Bank of Baroda Nariman Point that this person in your bank having this account number, having name Manmohan Singh, has given a guarantee for Kingfisher and for 550 crore rupees and thus freezes account. पुरानी ग्राहक। When asked about the credits Singh has taken from the bank, Ram said the former has taken a loan of rupees 5 lakhs. Full waxing free? So now this is ये ऐसी बातें शायद से इंडिया में ही हो सकती है। वो गाना आपने सुना है ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। सो आई थिंक these things can happen only in India. The rest of fashion just isn't enough when you can have the best of fashion. Myntra, India's fashion expert. Download now. So ये सारी चीजें जो है, ऐसे सारे कांड मेरे को लगता है इंडिया में ही हो सकता है, कहीं और पॉसिबल नहीं है ये सारी चीजें। वही यहाँ पे भी हुआ है। यस और नो गाइस? सो ये गारंटी का है। ये थोड़ा सा सॉन्ग प्ले कर देती हूँ, फिर जाते हैं। India, it happens only in India. It happens only in India. So yes, all these things happen only in India. Yes or no guys? Yes. चलो आ जाओ, अब हम लोग वापस हमारे सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। So what is a contract of guarantee? Contract of guarantee is nothing wherein one party gives a guarantee on behalf of somebody else कि कल जाके उसने amount pay नहीं किया, then I will be the person who will repay the amount. This is nothing but it is known as a contract of guarantee. This is nothing but it is known as what? Contract of guarantee. Ringtone रखना पड़ेगा, ये रख दीजिए बेटा, रख दीजिए। So now let me explain this particular concept through an example. ठीक है? हाँ ध्वनि, और कुछ? गरीब इंसान हूं मैं, कहां ये लोन दे पाओगी? अब देखो यहां पे क्या हुआ। Say for example, there is a person, a businessman who lives in India. Okay, and now he manufactures, say, mobile phones. And now he wants to export mobile phones. He wants to export mobile phones. अब एक साइड पे उसकी बहुत इच्छा है मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करने की, बट दूसरे साइड पे वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने फोन एक्सपोर्ट किया, अगर मैंने फोन एक्सपोर्ट किया और मुझे पैसे नहीं मिले, अब ऐसे केस में मोबाइल तो जाएगा, माल तो जाएगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। दोनों चीजें हो जाएगी, मोबाइल तो जाएगा ही और साथ साथ में पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो एक साइड पे तो है एक्सपोर्ट करने की खुशी, बट मैं डबल लॉस, डबल द रिस्क लेना नहीं चाहता हूं।
I want to be a successful businessman all over the world, but not at this particular risk. तो मैं करूं भी तो क्या करूं? He already found certain good importers who wanted to buy the mobile phones that this person from India is manufacturing. है ना? सो यहां पे कुछ इंपोर्टर्स है जो ये मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, यहां पे ये एक्सपोर्टर है जो ये मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. दोनों को बिजनेस करना है बट रिस्क नहीं लेना है. बिजनेस करना है बट आप लोगों को क्या करना है? रिस्क नहीं लेना है. तो अब करे भी तो क्या करे? मुझे बिजनेस भी करना है बट रिस्क कम से कम उठा के करना है. तो अब क्या किया जाए? दैट टाइम नाउ दिस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर tells this importer कि hey importer, I will send you all the mobile phones that you have demanded for, but now give guarantee from some bank that you will pay the amount that is due from your side to me. कल जाके अगर आपने पैसे नहीं दिए ना, I will recover that amount from that bank. Obviously bank will not be a defaulting party, so yes, we would always love to take the guarantees from bankers. रिस्क है तो इश्क है, किंजल कह रही है. अच्छा बेटा, और कुछ? वाह 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 वाह. हर्षद मेहता के स्कैम से इंस्पायर्ड हो आप लोग. So now what happened is, जी बेटा, रिस्क है तो इश्क है, बट रिस्क के बिगर इश्क लिया तो अच्छी बात है. क्या बात है ना? तो ऐसे केस में अब क्या कर रहा है उन्हों? वो एक्सपोर्ट करने को रेडी हो गया है टू द इंपोर्टर, बट इंपोर्टर को कहता है गिव मी अ गारंटी फ्रॉम दिस बैंकर. ऐसे करके अब ये जो बैंकर है, वो बैंकर ये एक्सपोर्टर को कहता है हे एक्सपोर्टर, आई एम टेकिंग द गारंटी ऑफ दिस इंपोर्टर. अगर इंपोर्टर ने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा. अगर इंपोर्टर ने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा. अगर इंपोर्टर ने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा. तो अब मुझे बता, अगर इंपोर्टर ने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा. प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? प्राइमरी लायबिलिटी इंपोर्टर की है या प्राइमरी लायबिलिटी सिटी बैंक की है? बताओ मुझे. बोलो ना. वेरी गुड, सब लोगों ने सही जवाब दिया है. प्राइमरी लायबिलिटी इज ऑफ द इंपोर्टर. इंपोर्टर की होती है प्राइमरी लायबिलिटी, हु विल फर्स्टली रीपे द अमाउंट टू द एक्सपोर्टर. अगर इंपोर्टर ने पैसा नहीं दिया तो सिटी बैंक देगा. सो बेसिकली सिटी बैंक की लायबिलिटी जो है सेकेंडरी एंड कंडीशनल लायबिलिटी. सेकेंडरी एंड कंडीशनल लायबिलिटी. अगर इंपोर्टर ने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दूंगा. सो बेसिकली इट इज सेकेंडरी ऑल्सो एज वेल एज कंडीशनल also. Getting this or no my dear friends? अगर हम एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की बात करें, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर में से क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कौन डेटर है और कौन क्रेडिटर है? चलो, डेटर क्रेडिटर का रिश्ता आप लोगों को पता है. कौन डेटर है और कौन क्रेडिटर है? Who is the debtor and who is the creditor? Okay, एक्सपोर्टर डेटर है, अभिषेक गोयल कह रहा है. एक्सपोर्टर क्रेडिटर है, मोहम्मद और सार्थक कह रहा है. ओ माय गॉड, अब आपको डेटर और क्रेडिटर में भी कंफ्यूजन है. कसं व्हायचं? ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा आप लोगों का? बेटा, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को 11th 12th में ही पढ़ाया गया होगा. डेटर और क्रेडिटर, इस चीज के रिश्ते के बारे में.
Very bad. I'm shocked today by looking at your answers. My dear friends, exporter जो है, exporter, सुनो रे, सुनो, आ रहा नहीं है आप लोगों को, सुनो अभी पहले. एक्सपोर्टर वो पर्सन है जो अपने गुड्स को बेच रहा है ऑन क्रेडिट. सो बेसिकली उसको पैसे आने हैं, एंड दैट इज व्हाई ही विल बी नोन एज द creditor. Exporter is the creditor, whereas the importer is the debtor. Exporter, good प्रणव ने सही जवाब दिया है. बादल मिश्रा ने भी अभी सही लिखा है. अब मेरे आंसर लिखने के बाद आप लोग सब सही जवाब दे रहे हो. मतलब क्या मैं अलीबाग से आई हूं? क्या समझ लिया आपने मुझे? या आंसर पहले ही आपको सही आ जाना चाहिए था ना? ओके, जिनका सही था गुड, बट जिनका नहीं है प्लीज 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 ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दो यार अपने. नहीं तो मुश्किल होगा. लॉ में तो डिफिकल्ट होगा, उससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा अकाउंट्स में. यू ऑल आर टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अकाउंट्स तो आपका स्ट्रांग होना जरूरी है ना बेटा. तो सुनो ना, एक्सपोर्टर ने गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है, इसीलिए उसको पैसा आना है. ही विल बी द क्रेडिटर, वेयर एज द इंपोर्टर इज आर डेटर. ओके. और ऑब्वियसली सिटी बैंक हमारी गारंटर है. गारंटर को लीगल टर्म्स में कहा जाता है एज द श्योरिटी. सो बेसिकली देयर आर 3 पार्टीज इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. In every contract of guarantee, there are 3 parties: principal, debtor, creditor, surety. कौन से 3 parties बोलो तो? Principal, debtor, creditor, surety. In every contract of guarantee, there are 3 parties. जैसे indemnity में 2 थी, guarantee में 3 है. कौन से 3 parties? Principal, debtor, creditor and श्योरिटी. ऐसे करके 3 पार्टीज होती है इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी. जो गारंटी दे रहा है, जो गारंटी दे रहा है उसे कहते हैं एज द श्योरिटी. उसको क्या कहते हैं? श्योरिटी. जिसकी वो गारंटी लेता है उसको कहते हैं एज द डेटर. डेटर की ही गारंटी ली है ना, और जिसको गारंटी दी है उसको कहते हैं एज द क्रेडिटर. जिसको गारंटी दी है, जिसको गारंटी दी है उसको कहते हैं एज द क्रेडिटर. जिसको गारंटी दी है उसको कहते हैं एज द क्रेडिटर. उसको क्या कहते हैं? एज द क्रेडिटर. तो ऐसे करके देयर आर 3 पार्टीज इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी: प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी. जिसने गारंटी ली है उसको कहते हैं श्योरिटी. जिसको गारंटी दी है उसको कहते हैं एज द क्रेडिटर. और जिसके बिहाफ पे गारंटी ली गई है उसको कहते हैं एज द प्रिंसिपल डेटर. प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है. सबसे पहले तो वो पैसा देगा, बट अगर इसने पैसा नहीं दिया तब उस केस में श्योरिटी देगा, और श्योरिटी की लायबिलिटी होती है सेकेंडरी एज वेल एज कंडीशनल. सेकेंडरी एज वेल एज कंडीशनल. माय डियर फ्रेंड्स, हमारे श्योरिटी की लायबिलिटी ना इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द डेटर. इट इज कोएक्सटेंसिव. कोएक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है? कोएक्सटेंसिव का ये मतलब होता है, प्लीज स्टॉप मैसेजिंग अगेन एंड अगेन. जैद सैम, संभालो अपने आप को. कोएक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है कि जितने पैसे डेटर को क्रेडिटर को देने थे उतने ही पैसे श्योरिटी भी क्रेडिटर को देगा.
जितने पैसे डेटर को क्रेडिटर को देने थे उतने ही पैसे श्योरिटी भी क्रेडिटर को देने वाला है। अगर इसने पैसे नहीं दिए तो ही श्योरिटी देगा। कितने देगा? जितना डेटर क्रेडिटर को देने वाला था उतने ही पैसे श्योरिटी क्रेडिटर को देगा। जैसे ही डेटर ने डिफॉल्ट किया ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अगले ही पल श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। अगले ही पल क्या होगा? श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो अराइज हो जाती है। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो गाइज? और हमने फाउंडेशन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वहां पे हमने ये सीखा था माइनर के कॉन्सेप्ट में कि गारंटी के केस में हमारा डेटर कैन बी अ माइनर। तो इसलिए कुछ बच्चों को गारंटी की कुछ चीजें याद आ रही थी, है ना? हमने कहां पे पढ़ा था? फाउंडेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जब माइनर से रिलेटेड हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीखा था। बट वी वांट आवर श्योरिटी टू बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। He should be competent to enter into a contract. He should be competent to enter into a contract. Why we want a surety to be competent to enter into a contract? Because ultimate liability किसकी है? Surety की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि surety जो है he should be having the capacity to enter into a कॉन्ट्रैक्ट। अगर डेटर माइनर हुआ ना तो भी चलेगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं यार। से फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे घरों में जहां फैमिली बिजनेस होता है ना, बॉयज और गर्ल्स को बचपन से ही फैमिली बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो से बच्चा अराउंड 13-14 साल का हो जाता है ना, उसको दुकान पे बैठने के लिए कहा जाता है। अब से आपके पापा की दुकान है, किसकी भी दुकान समझ लो, से ज्वेलरी की दुकान है, और आप अभी 14-15 साल के हो गए। अब पापा कह रहे हैं अब आप बड़े हो गए हो बेटा, अभी दुकान पे आना चालू कर दो। आप दुकान पे आना चालू कर देते हो। अब आप पापा के साथ बैठ रहे हो, बिजनेस सीख रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स सुनो ना मेरी बात, कल जाके अगर किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो फॉर द बिजनेस, हो सकता है वो दूसरा वेंडर बोले हम आपको माल सप्लाई करेंगे बट पापा की गारंटी लो। फिर पापा कॉल करते और बोलते कि कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, आप चिंता मत कीजिए, कर दो माल सप्लाई। अगर बेटे ने पैसे नहीं दिए मैं पैसे दूंगा। यू आर अ माइनर, क्योंकि माइनर तो आप तब तक होते जब तक आप 18 साल की उम्र के नहीं होते ना। अब तो आपकी उम्र 15-16 साल की और आप दुकान पे बैठना चालू कर दिए हो। तो यहां पे क्या हुआ है, पापा ने आपकी गारंटी ली है कि आप पैसे दोगे। यू आर अ माइनर। इज दिस अलाउड? यस इट is allowed. Yes, it is allowed. राहुल प्लीज आपके सवाल को होल्ड पे रखिए बिकॉज हमारा गारंटी का कॉन्सेप्ट अभी शुरू हुआ है और 2 से 3 दिन लगेंगे गारंटी कंप्लीट होने के लिए। सो यू विल बी आंसर्ड द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड फॉर, है ना? वैष्णवी आपके सवाल का भी जवाब दिया जाने वाला है। तो अगर आपको डाउट्स आ भी रहे प्लीज कीप द डाउट्स टू योरसेल्फ बिकॉज गारंटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ डाउट्स आते हैं देन यू कैन आस्क मी आउट, है ना? नो, ओनली द डेटर इफ ही इज अ माइनर देन द गारंटी इज अलाउड, अदरवाइज फिर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। श्योरिटी और क्रेडिटर हैव टू बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द अल्टीमेट लायबिलिटी इज ऑफ द श्योरिटी। सो वी वांट हिम टू बी कैपेसिटेटेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आई विल सी यू ऑल टुमारो। मैं चाहती हूं आप स्क्रीन को फ्रीज्ड रखें, ठीक है, एंड ये जो पीपीटी है इसको कंप्लीट कर लो, है ना? मैं चली जाऊंगी, आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे बट you can just pause the lecture over here and you can complete this particular PPT. Okay. Thank you so much. Have a good day. See you all tomorrow. Bye bye, girls and boys.